नमस्कार। रामदास शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा हिंदी माध्यम के छात्रों का स्वागत है। आज अपने इस पाठ में पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के कारण। कल आपको उपनिवेशवाद के बारे में बताया था। उपनिवेशवाद क्या होता है, कौन से देश थे जिन्होंने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, और औपनिवेशिक देश थे उनके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा। आज अपन पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के कारण। ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। यानी जो समृद्ध देश थे, शक्तिशाली देश थे, उन्होंने छोटे देश जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे उनको लूटने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कुछ कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पहला है उपनिवेशवाद का समय, यानी ये कब से कब तक था। आज विश्व में उपनिवेशवाद नहीं है। उपनिवेशवाद का समय 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का माना जाता है। 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का जो समय है वो उपनिवेश काल का समय माना गया है। अब इसके जो कारण हैं मैं आपको प्रमुख 4 कारण लिखा रहा हूं, जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, याद भी करेंगे। जिनमें पहला प्रमुख कारण है समृद्धशाली बनने की लालसा। यानी जो भी यूरोपीय देश थे, यानी जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, वो सारी की सारी यूरोप की थी। इन देशों के अंदर शक्तिशाली बनने की, समृद्धशाली बनने की होड़ शुरू हो गई थी। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि तुर्की पर कुस्तुनतुनिया का अधिकार होने के बाद यूरोपीय देशों के एशिया के देशों तक पहुंचने की जो रास्ते थे वो बंद हो गए। तो उन्होंने नए समुद्री रास्तों की खोज शुरू की, और इसी खोज के सिलसिले में वास्को डी गामा जो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन भूल से अमेरिका के तट पर जा पहुंचा, और उन्होंने वहां के लोगों को रेड इंडियन की संज्ञा दी थी। लेकिन जब उसको पता चला कि ये भारतीय महाद्वीप नहीं बल्कि ये तो एक नया महाद्वीप है, और वो नया महाद्वीप था अमेरिका। तो जब अमेरिका की खोज इन्होंने कर ली तो अमेरिका प्राकृतिक और खनिज संपदा की दृष्टि से एक समृद्धशाली देश था। वहां सोने के अटूट भंडार थे। जब इन देशों ने वहां की संपदा का दोहन किया, जिसके कारण उन देशों में अमेरिका के संसाधनों का दोहन करने की प्रतिस्पर्धा हो गई। यानी वहां सोने के भंडार मिले, तो ये जो यूरोपीय देश थे, इनको जब वहां सोने जैसी बहुमूल्य धातु मिल गई, तो ये सोने का भंडार करके अपने आप को समृद्धशाली बनने लग गए। तो इस तरह यूरोपीय देशों में एक दूसरे से अपनी समृद्धि बढ़ाने की होड़ शुरू हो गई, और उस होड़ का प्रभाव उन देशों पर पड़ा जिनको इन्होंने उपनिवेशी बनाया, क्योंकि उन देशों के संसाधनों का ये यूरोपीय देश अपनी समृद्धि के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये जो समृद्धशाली बनने की लालसा थी, ये उपनिवेशवाद का प्रमुख कारण था। दूसरा कारण है कच्चे माल की प्राप्ति। देखो, जो औद्योगिक क्रांति, पहले जरूरत की जो चीजें थी वो हाथों से लोग बनाते थे, लेकिन यूरोप के अंदर 18वीं सदी में मशीनों से वस्तुएं बनाई जाने लगी। तो हाथ की तुलना में मशीनों से जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो अधिक बनाई जाती थी, जल्दी बनाई जाती थी, जिसके कारण उन वस्तुओं को
बेचने के लिए उन देशों को बाजारों की आवश्यकता महसूस हुई कि इन वस्तुओं को अब कहां बेचें। तो बाजारों की प्राप्ति के लिए और उन उद्योगों के लिए जो कच्चा माल था, जैसे कपड़ा है, सबसे पहले जो क्रांति हुई वो कपड़ा उद्योग में हुई। तो कपड़े के लिए कच्चा माल कपास होता है। तो यूरोपीय देशों में इतनी कपास की कृषि नहीं होती थी कि सभी उद्योगों को कच्चा माल मिल सके। इसके लिए उन्होंने दूसरे देशों को अपने अधीन कर लिया, अपना उपनिवेश बना लिया और वहाँ के किसानों को लालच प्रलोभन दे करके या जबरदस्ती उनसे कपास की खेती करवाते थे ताकि उनके कपड़ा मिलों को कच्चा माल आसानी से मिल सके। तो उन देशों में कच्चे माल को प्राप्त करने की जो होड़ शुरू हुई, उस होड़ का परिणाम ये निकला कि ये देश एक दूसरे से ज्यादा उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। तीसरा जो कारण है वो है निर्मित माल की खपत। अब कच्चा माल मिल गया, कच्चे माल से बड़ी संख्या में वस्तु बनती थी और वस्तुएं इतनी बनने लग गई कि यूरोप के लोगों की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद जो वस्तुएं बच जाती थी, उन वस्तुओं को बेचने के लिए इन्हें बड़े बाजारों की आवश्यकता महसूस हुई। तो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए यूरोप के जो देश थे, औपनिवेशिक देश, उन्होंने अपने बड़े बड़े व्यापारिक जहाजी बेड़े बना लिए और उन जहाजों के द्वारा उन वस्तुओं को जो यूरोप के कारखानों में पैदा होती थी दूसरे देशों में ले जाकर बेचने लगे। जैसा हम भारत के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। ये शासक बनकर के भारत में नहीं आए थे, बल्कि भारत में ये व्यापारी बनकर के आए थे। यहाँ के राजाओं से व्यापार करने की उन्होंने अनुमति मांगी, धीरे धीरे उनसे कुछ सुविधाएं हासिल कर ली। राजाओं की आर्थिक दुर्बलता का लाभ उठाकर उनको लालच प्रलोभन देकर के यहाँ अपनी उन्होंने व्यापारिक कंपनियां स्थापित कर दी। तो इस तरह की व्यापारिक कंपनियां यूरोप के सभी देशों ने बना रखी थी, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल। सभी देशों ने इस प्रकार की कंपनियां बना रखी थी क्योंकि भारत में भी 4 यूरोपीय शक्तियों ने अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया था। सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आए थे, उसके बाद यहाँ स्पेन के लोग आए थे जिन्हें डच कहा जाता है, उसके बाद फ्रांस के लोग आए और उसके बाद अंग्रेज आए। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली कंपनी थी वो अंग्रेजी कंपनी थी, जिसने यहाँ व्यापार भी किया और लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। तो ये अपना माल बेचने के लिए विदेशों में जाते थे और धीरे धीरे उन देशों के राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर वहाँ अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित कर लेते थे और कंपनियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहाँ धीरे धीरे सैनिकों को रखना भी शुरू कर दिया था। और जब भी राजा कमजोर हुआ, वहां अपनी सेना के बल पर उसे पराजित करके वहां की शासन व्यवस्था पर भी इन्होंने अधिकार करना शुरू कर दिया। चौथा है यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि। देखो, औद्योगिक क्रांति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे वो काम करने के लिए शहरों की तरफ आ गए, क्योंकि जो बड़े बड़े कारखाने लगे थे, बड़ी बड़ी जो मिलें फैक्ट्रियां लगी थी, वो शहरी क्षेत्रों में थी जहां व्यापार की सभी सुविधाएं अनुकूल हो, कच्चा माल भी मिल जाए, लाने ले जाने के लिए परिवहन के साधन भी मिल जाए, ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी हो जाए। तो ये सारी सुविधाएं शहरों में थी। तो गांव के लोग इन उद्योगों में काम करने के लिए
शहरी क्षेत्रों में आ गए। उन लोगों के शहरों में आने के कारण शहरों की जनसंख्या में अचानक तीव्र वृद्धि शुरू हुई। नगरों का आकार बढ़ने लगा। इस बढ़ी हुई जनसंख्या को बसाने के लिए इन देशों को भूमि की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाया था उन देशों में अपने लोगों को ले जाकर के बसाना शुरू कर दिया था। जैसा अपने भारत में भी देखते हैं, अफ्रीका में भी देखते हैं। आज भी दक्षिणी अफ्रीका है, वहाँ लगभग 40% आबादी यूरोपीय लोगों की है, जबकि अफ्रीका के मूल निवासी तो काले हैं। तो ये जो 40% अफ्रीका में गोरे लोग बसे हुए हैं, ये कहाँ से गए हैं? ये यूरोपीय देशों से गए हैं। अतः यूरोपीय देशों में जो जनसंख्या में अचानक वृद्धि हुई औद्योगिक क्रांति के कारण, तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या को बसाने के लिए उन्होंने उपनिवेशों का सहारा लिया, उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। तो मैंने आज आपको ये 4 कारण बताए हैं उपनिवेशवाद के। उपनिवेशवाद का युग कौन सा था? तो उपनिवेशवाद का जो काल है, समय है, वो मैंने आपको बताया 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का जो काल है वो उपनिवेशवाद का काल है। इस समय उपनिवेशवाद नहीं है। अब इसके जो कारण हैं 4, जैसे समृद्धशाली बनने की लालसा, यानी कोई भी व्यक्ति है या देश है वो गरीब रहना नहीं चाहता। हर देश, हर व्यक्ति संपन्न बनना चाहता है। तो ऐसी लालसा यूरोप के लोगों के मन में भी पैदा हो गई, जिसके लिए उन्होंने दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों का या खनिज पदार्थों का अपने हित के लिए दोहन करना और अपने देश को समृद्धशाली बनाने की होड़े शुरू हो गई। उसके बाद कच्चे माल की प्राप्ति उद्योगों के लिए जरूरत थी, क्योंकि उद्योग तभी आगे बढ़ेंगे जब उनको पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल सके। तो उतना माल यूरोपीय देशों में था नहीं, इसलिए उन्होंने दूसरे देशों पर अधिकार करना शुरू किया। फिर है निर्मित माल की खपत, कि जो यूरोप के कारखानों में माल बनता था वो इतना ज़्यादा था कि वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो अधिशेष वस्तुएं थी उसको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। इसे उन्होंने दूसरे देशों पर अधिकार किया। फिर है जनसंख्या में वृद्धि। अचानक लोग की औद्योगिक क्रांति के कारण नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी और उस बढ़ी हुई जनसंख्या को बसाने के लिए उसको दूसरे देशों की आवश्यकता पड़ी, जिसलिए उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि यूरोप के लोग थे वो अपनी सभ्यता को, यूरोपीय सभ्यता को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता मानते थे। एशिया अफ्रीका के लोग थे, यहाँ की जो सभ्यता थी उनको वो अपने से कमतरे मानते थे। इन लोगों को वो आदिवासी, पिछड़े हुए मानते थे। अतः उन्होंने जहाँ भी यूरोप के व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे, उनके साथ साथ वहाँ के मिशनरी भी जाते थे। मिशनरी अपने धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले भी जाते थे, और वो व्यापार करने वाले व्यापार करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले धर्म करते थे, और वहाँ के लोगों को ईसाई धर्म मानने के लिए लालच देते थे, प्रलोभन देते थे, यानी कई तरह की उन पर पाबंदियां लगा दी या सुविधाएं दे देते थे कि कोई भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा तो उसको कंपनी के अंदर नौकरी मिल जाएगी, या उसको ऊंचा पद मिल जाएगा, या कोई अपराधी होता तो उसको कहते थे कि अगर ईसाई बन जाओगे तो तुम्हें अपराध से छुटकारा मिल जाएगा, यानी उनके अपराधों की कटौती या उसकी सजा में कटौती कर दी जाएगी। तो इस प्रकार का लालच प्रलोभन देकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे, जिससे भी उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला।
तो ये तो था उपनिवेशवाद। अब आपका एक इस पार्ट में, पहले पार्ट में एक टॉपिक और बचा है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन भी हैं आगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो जो टॉपिक है वो है कि जो भारत का 250 वर्षों का जो इतिहास है, यानी अंग्रेजों के समय का जो इतिहास है, उसके लिखने के स्रोत क्या क्या है। तो इतिहास लिखने के जो स्रोत हैं पिछले 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन के दौरान के, वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में कल बताऊंगा। तो इतना जो आपको लिखाया है वो अच्छी तरह से याद कर लें। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, आपके संपर्क में हैं, तो उनको जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।